Hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I am back with a new video that is Jammu and Kashmir State Board of School Education's Chapter 6, that is crop production and management or food production and management. And basically this one is the second part of the video. If you have not watched the first part, then you can go in the description box, the link I've given there. So guys, this chapter was very lengthy, and basically this is, as I already told you, that this one is the second part. So in the first part we discussed about the basic practices of crop production and some of the introduction of our chapter. This chapter was completely based upon the concepts, definitions and all these things. So without wasting much time, let's get started. If you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe my channel and also like the video. So फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द एक्टिविटी देयर. सो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इस तरीके से हम एक नर्सरी में सीड्स रेज करते हैं. ट्रांसप्लांटिंग के बारे में हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी. ओके, तो एक्टिविटी है टेक 3 अर्दन पॉट्स, यानी कोई भी हम पॉट ले सकते हैं. उनको क्या करना है, जिनमें कि सेम अमाउंट ऑफ सॉइल हो. अर्दन पॉट कोई भी पॉट आप ले सकते हो, लेकिन याद रखें वो प्लांट जैसे गमले टाइप का शेप आएगा वैसा वाला लें. ABC, यानी कि आपने जैसे 3 लिए उसमें ABC उनको नाम दे देना है. 5 बीन्स सीड, जिसको हम बीन्स बोलते हैं, खाते हैं, जिसको इस तरीके के हमें क्या चाहिए, हमारे जो हम पॉट लेंगे वो इसी शेप का होना चाहिए. तो उन्होंने बोला है कि 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में पॉट बी में, फिर 5 सीड्स जो हैं वही हमने इस तरीके से हमने हर एक में करते जाना है कि पहले 5 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, और ऊपर उन्होंने जो दिया था कि जिस तरीके से 2 सेंटीमीटर पॉट ए में मतलब इक्वल अमाउंट रखना है सीड्स का, दैट इज़ 5 सीड्स, यानी कि 5 सीड्स हर एक में हमें डालते जाने हैं. सो बोल रहे हैं कि हमने तीनों पॉट्स को, यानी कि तीनों जो हमने वहाँ पे प्लांट लगाए उनको इक्वली ही वहाँ पे हमने उनको ग्रो करना है. मतलब कि जैसे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, प्रॉपर पानी मिलना चाहिए, और उसके कुछ दिनों के बाद हमने उनको ऑब्जर्व करना है. जो सैपलिंग और छोटे छोटे जो ग्रो किए हुए जिन प्लांट्स ने, उनको ऑब्जर्व करना है. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लांट पॉट बी में था, जिसमें हमने कितनी की थी, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पड़ा था 5 सेंटीमीटर, जिसमें गहरा हम गए थे, वो वाला सबसे ज़्यादा हेल्दी ग्रो किया एज़ कम्पेयर टू पॉट ए एंड पॉट सी. ऊपर वाला फिगर में फिर से हम ले चलती हूँ आपको. वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉट बी है ये एज़ कम्पेयर टू पॉट ए एंड पॉट सी, इसकी ज़्यादा ग्रोथ हुई है. इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा मैटर है कि अगर हम लोग प्रॉपर डेप्थ में हमारे प्लांट को नहीं उगाते हैं तो वो अच्छे तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं. और ये बता रहा है कि यहाँ पे इजीली तभी होंगे जब वो एक प्रॉपर डेप्थ होगी. सो दिस वाज द एक्टिविटी. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैन्योरिंग, यानी कि खाद देना. हम देखते हैं हमारे प्लांट्स को खाद दी जाती है. इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज, इवन यू आर लिविंग इन अ सिटी, अगर आप वहाँ पे आपका किचन गार्डन है, वहाँ पे आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स और इवन यू, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को एक मैन्योर देते हैं, खाद देते हैं, ताकि उनको अच्छे तरीके से अपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. तो अब ये है क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर. अभी अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे. और ज़्यादातर लगातार जब हम फार्मिंग करते हैं उससे क्या होता है कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है ड्रेन आउट, जब बार बार किसी चीज़ के ऊपर आप दबाव डालोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो न्यूट्रिएंट है, उसका जो मिनरल है वो ख़त्म होगा. तो बोल रहे हैं कि जो सॉइल है उसको मैन्योर और फर्टिलाइज़र से इनरिच कर देना चाहिए, यानी कि रिच कर देना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए, उसमें अच्छी भरपूर मात्रा में वो होने चाहिए. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हैंस यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होती है क्रॉप रोटेशन. तो लेट्स रीड हेयर. तो क्या होता है कि जब हम क्रॉप रोटेशन के बारे में हम जब पढ़ेंगे, दैट इज़ द क्रॉप रोटेशन, तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे जो प्लांट्स हैं या कुछ भी है तो वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और यही एक बहुत बड़ा मेथड है. तो क्या होता है कि मतलब जिस तरीके से हम क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हम लेग्यूमिनियस प्लांट्स और पल्स क्रॉप प्लांट्स को एक ही जगह पे, मतलब कि अगर वहाँ पे लगाते हैं ताकि जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स हो सके, उसी को हम बोलेंगे हमारे क्रॉप रोटेशन. मतलब कि जब हम जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो कन्वर्जन करता है, जब उसको हम करेंगे वहाँ पे 2 प्लांट्स इकट्ठे लगाएंगे. जैसे हम एक सीज़न आएगा तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ बीन्स लगा देते हैं और एक और क्रॉप वहाँ पे लगा देते हैं. तो वही होती है क्रॉप रोटेशन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब इनको अच्छे तरह से यहाँ पे हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र दिया जाना चाहिए.
Manures are the organic materials which supply all the elements a plant needs in small amount. मैनूअर एक स्मॉल अमाउंट में देता है, सफिशिएंट अमाउंट में देता है, जितना थोड़ा बहुत चाहिए। अब इतना ज़्यादा बोलें तो मैनूअर नहीं दे सकता। तो मैनूअर है जो कि ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि अगर हम यहाँ से, उन्होंने बोला ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्टिलाइजर विल बी एन इनऑर्गेनिक मैटर। तो क्या है इसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की, हम देखते हैं कि सैंडी सॉइल जो होती है उसकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और क्ले सॉइल की जो वाटर को अपने से बाहर निकालने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो वही चीज़ों को वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि जो भी उनमें कमी है उसको वो दूर करेगा। द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैनूअर्स आर फार्मयार्ड मैनूअर, ग्रीन मैनूअर, कंपोस्ट, सी मैनूअर एंड पोल्ट्री मैनूअर। तो इन सभी के बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फार्मयार्ड मैनूअर इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर कॉमनली अप्लाई टू द सॉइल। ज़्यादातर हम फार्मयार्ड मैनूअर का ही यूज़ कर सकते हैं। सो इवन द पुअरेस्ट फार्मर कैन प्रोवाइड दिस मैनूअर टू द सॉइल। गरीब से गरीब किसान भी जो होता है वो इस मैनूअर को अपनी मिट्टी में प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे फर्टिलाइजर है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हर एक फार्मर गरीब से गरीब वो उसको नहीं दे सकता। This usually consists of remnants of straw, leaves and other materials like the excreta of cattle. Remnant मतलब हो गया कि left over, अवशेष, इसको हम बोल सकते हैं left over. So remnant मतलब कि जैसे कि बचा कुचा जो कुछ सड़ा गला माल पड़ा होगा, straw होंगे, leaves होंगे, मतलब कि जो भी फार्मर को, किसी गरीब इंसान को आराम से मिल जाएगा, वो उनको आराम से जब मिल जाएगा तो वो अपनी सॉइल को वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। The practice of turning or plowing of green plants into soil for the purpose of improving फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योरिंग। तो बोलते हैं कि वो प्रैक्टिस जिसमें हम क्या करते हैं कि या तो प्लो करते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स को सॉइल में कि भाई वहाँ का फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन हो जाए, तो उसको बोलेंगे ग्रीन मैन्योरिंग। तो यहीं पे हम बोल सकते हैं कि ये जितनी भी हमारा ये प्लोइंग का या कुछ भी अगर हम यूज़ करें मैन्योरिंग का, ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर आपने उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं। सो वहाँ पर है कि ग्रीन प्लांट्स को अगर हम करेंगे प्लो ताकि वहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए और फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाए, उसको ग्रीन मैन्योरिंग बोलेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट जिसको हम बोलते हैं फलीदार सब्जियां या कोई भी क्रॉप, फलीदार जो फसलें होती हैं, जैसे क्लस्टर बीन्स, पिक्चर आपकी स्क्रीन में आ जाएगी। सो क्लस्टर बीन्स, काउपी, हॉर्स ग्राम, ये सारे के सारे जो हैं इनको एज आर ग्रोन एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ताकि क्रॉप रोटेशन भी हमने पढ़ा था, तो इनको हम अच्छे से प्लो करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो इम्प्रूव हो सके। कंपोस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैटल शेड वेस्ट एंड ऑल द अवेलेबल रिफ्यूज़। सो बात करें अगर फार्मयार्ड मैन्योर की, फार्मयार्ड मतलब जो फार्म से ऑब्टेन हुआ, लेकिन कंपोस्ट की बात करें कुछ भी होता है, किचन से ऑब्टेन हो रहा है, सड़क वाला माल, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को हम कंपोस्ट बोल सकते हैं। और उसको मिक्स करना, अगर फार्मयार्ड मैन्योर की बात करें, हमने वहाँ पे मिक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, लेकिन कंपोस्ट में हम लोग मिक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। फिर है फर्टिलाइजर्स, तो हमारा सी मैन्योर और पोल्ट्री मैन्योर। पोल्ट्री मैन्योर मतलब जो हमें पोल्ट्री फार्म से मिलेगा, जैसे कि जो हमारा हेंस का वेस्ट है, कॉक का वेस्ट है, और सी मैन्योर यानी जो सी से मिलेगा। यही सभी चीज़ें यहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो यही सभी चीज़ें हैं। फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक मटीरियल्स दैट आर यूज्ड मेनली टू इंक्रीज द एसेंशियल एलिमेंट्स इन द सॉइल। यानी फर्टिलाइज़र वो होता है कि जिससे हम एसेंशियल एलिमेंट, यानी जो एसेंशियल कोई भी चीज़ है, कोई मतलब ऑब्जेक्ट या कुछ भी है, उसको हम अपनी सॉइल में इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फेट, पोटाश फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सॉइल इन फॉर्म ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर। ऊपर हमने पढ़ा नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, तो यही है एनपीके फर्टिलाइजर्स। हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे एनपीके फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं लोग, या वैसा भी है, तो यही है। अदर फर्टिलाइजर्स आर कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, CAN, यूरिया, सुपर फॉस्फेट एट्सेट्रा। बहुत ज़्यादा हमारे आते हैं इनमें। ज़्यादातर देखने हम यहाँ पे नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखा जा रहा है, मतलब कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए तो अच्छा है कि भाई वो तो पहले भी बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन हमारे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे इनको हम देख रहे हैं बार बार। द फर्टिलाइजर्स में बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स और मे बी एडेड टू द सॉइल। हम इनको स्प्रे भी कर सकते हैं, हमारी मिट्टी में भी मिला सकते हैं। और जो द नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ सॉइल यानी pH वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मिट्टी के बारे में जानना कि वहाँ पे कितना हाइड्रोजन, हर एक चीज़ के बारे में जानना। मिट्टी आते हैं ना टेस्ट करने वाले, जब फर्टिलाइज़र देते हैं हम लोग को किसी भी फार्मर्स के लिए। अभी तो जैसे हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो बहुत ज़्यादा स्कीम्स लागू करवाई जा रही हैं ताकि प्रॉपर pH वैल्यू मेंटेन किया जाए। बहुत ज़्यादा फार्मर्स क्या करते हैं, बेसिकली
वो अपना जो सॉइल कंटेंट होता है, बोलते हैं दूसरे ने वो वाली मैनुअल को अपनाया, उसका ज़्यादा अच्छा क्रॉप हुआ, हम भी वही यूज़ करेंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो मतलब कि पीएच वैल्यू हमारी सॉइल का वहाँ पे टेस्ट होना चाहिए और उसके बाद ही हम लोगों को हमारी क्रॉप को मतलब प्रॉपर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और फिर है फर्टिलाइजर्स एडेड इन एक्सेस कैन कॉज ग्रेट हार्म। अगर ज़्यादा अमाउंट में, बोलते ना ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ बहुत घातक होती है, बहुत हार्मफुल होती है। आप ज़्यादा अमाउंट में खाना खाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। सो ये सब चीज़ है। सो इरिगेशन यानी कि टू गिव वाटर टू द प्लांट्स वंस द सीड्स और द सीडलिंग्स एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द फील्ड, यानी कि जब यह सीड या सीडलिंग हो गया यंग प्लांट जो ग्रो कर रहा है। बहुत बार देखते हैं हम स्मॉल प्लांट, हालांकि स्मॉल प्लांट को आप सीडलिंग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। स्मॉल प्लांट का मतलब होता है एक छोटा प्लांट, यानी कि वो मतलब जितना वो है उतना ही रहेगा। यंग का मतलब जो ग्रो कर रहा है। सो यहाँ पे हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो स्मॉल प्लांट नहीं है वो, बेसिकली दैट वन इज यंग प्लांट, जो कि यंग है, जो ग्रो कर रहा है, उसको बोलेंगे सीडलिंग, ना कि स्मॉल प्लांट। स्मॉल प्लांट में हम लोग शर्ब ले सकते हैं, हर्ब्स ले सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें उतनी ही रहेंगी। जैसे शर्ब्स है, अब एक बार शर्ब जितनी उससे बड़ा होना तो वो हो गई, उसके बाद तो उसको बार बार बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, तो वही यहाँ पे ये यंग प्लांट यहाँ पे आएगा। सो वो फील्ड में जब एक बार अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं और फिर पानी बार बार मतलब उनको देना पड़ता है। हम लोग फसलों को पानी देते हैं, हालांकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बात करें तो यहाँ पे इतना यहाँ पे नहीं होता कि हमें पानी देना है, क्योंकि यहाँ पे बारिश थोड़े टाइम के बाद हो जाती है। दिस इज नाउन एज इरीगेशन, इसको बोलते हैं सिंचाई, इरीगेशन। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स टू मीट द नीड्स ऑफ इवापोरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये कि मतलब बैलेंस करना दो एक्टिविटीज़ को सेम टाइम पे ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये कुछ अभी प्लांट्स के हिसाब से बात करें तो पहले तो बिल्ड करना टिश्यूज़ को, दो एक्टिविटीज़ बताई, पहले तो उनको बिल्ड करना और दूसरा हमारा प्रोसेस होता है ब्रेक करना। अभी बिल्ड वाले को हम क्या बोल सकते हैं, एनाबॉलिज्म, और ब्रेक वाले को कैटाबॉलिज्म। यही दोनों एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिज्म के अंडर आती हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द वेदर एंड मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द स्टेज ऑफ क्रॉप। अभी जो हम लोग जो भी यहाँ पे मैनुअर डाल रहे हैं, कुछ भी करें, हमने तो मैनुअर सॉइल के अकॉर्डिंग किया, लेकिन अब इरीगेशन की बात करें वहाँ पे वो डिपेंड रहती है कि वेदर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, मिट्टी कैसी है, क्रॉप की स्टेज क्या है, क्रॉप कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे मैनुअर की, तो ज़्यादा वहाँ पे भी नहीं दे सकते। इरीगेशन क्रॉप के अकॉर्डिंग नहीं देंगे तो क्रॉप प्रॉपर्ली ग्रो भी नहीं करेगी। Water is also lost through soil seepage, slow escape of liquid deep into soil. So अगर बात करें, हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब मिट्टी की हम मतलब हमने तो प्लांट को पानी देना है, मिट्टी का क्या इससे रिलेशन है कि अगर हम प्लांट को प्रॉपर पानी नहीं दे रहे हैं तो क्या है कि अगर हम सोच रहे हैं कि इतना ही प्लांट को चाहिए तो हम गलत है, क्योंकि मिट्टी भी वहाँ पे पानी सोखती है। तो ये भी एक बात है, ये भी एक फैक्टर है। और क्रॉप जो है उसको प्रॉपर्ली इरीगेट करवाया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। और एक टाइमली इरीगेशन जो है, अगर हम टाइम टू टाइम इरीगेशन करते हैं तभी वहाँ पे अच्छी यील्ड हो पाती है। जैसे टाइम टू टाइम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम अच्छे से हो पाएगा। अदरवाइज इफ़ यू गोना रीड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, या जब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला उससे 1 घंटा पहले पढ़ेंगे, उससे 1 दिन पहले पढ़ेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। A field needs to be irrigated just with the right amount of water, neither too little nor too much. ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा पानी है वो क्रॉप्स कर देगा। और कॉन्टीन्यूस वाटर लॉगिंग, यानी जब लगातार जो पानी, लॉगिंग का मतलब वो क्या कि जल भराव, जब वहाँ पे एक कॉन्टीन्यूस मतलब कि कॉन्टीन्यूसली एक लंबे समय तक वहाँ पे पानी भरा रहेगा तो क्या वहाँ पे भी परेशानी हो जाएगी, उससे कि हमारा सॉल्ट का प्रेजेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, पैडी यानी कि राइस, जिसको हम बोलते हैं राइस, तो उनको हम मतलब आधा उनको सबमर्ज यानी कि पानी में डुबा देना चाहिए। क्या होता है कि उसको इसी तरीके से करते हैं जिसको हम बर्न्स और बेसिक इरीगेशन बोलते हैं। इसका आपको कंप्लीट यहाँ पे फिगर में आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। इस फिगर को देख के आपको सब समझ आ जाएगा कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानना इज़ नॉट द बेसिक टॉपिक। मतलब कि इसमें इन्होंने एक किस्म के वुडन वो बनाए होते हैं, पैनल्स टाइप में बनाए होते हैं, मतलब अलग अलग उन्होंने अपना एक मतलब डिवीजन दिया होता है और कुछ सिस्टम बनाया होता है जिससे पानी एक्सेस में बाहर निकल जाए और जितनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे बीच में रह जाए। Excess water can be drained off by the streams, rivulets and rivers by providing suitable outlet, यानी कि कोई होल दे देंगे, कोई पाइप दे देंगे, कोई ऐसा कुछ सिस्टम बना देंगे एक्सेस पानी बाहर निकल जाए। और रिवुलेट्स हो गया छोटा सा नाला या फिर कोई भी हमारी स्ट्रीम। सो ड्रेन्स आर बिल्ट टू
हेल्प द सरप्लस वाटर रीच दिस स्ट्रीम्स मोर क्विकली। अभी जैसे नाले नदियाँ कुछ नाले बनाए जाते हैं हमारी सिटीज़ में देखें ज़्यादातर, तो वहाँ पे इसलिए बनाए जाते हैं कि ज़्यादा पानी जो हमें नहीं जिसकी रिक्वायरमेंट वो क्या हो जाए स्ट्रीम्स में चला जाए जल्द से जल्द जितना हो सके। डू यू नो इन JNK स्टेट एग्रीकल्चरल लैंड इज इरीगेटेड थ्रू कैनाल्स, वेल्स एंड टैंक्स, ट्यूबवेल्स, ढिंगरी वेल्स, रिवर पूल्स एट्सेट्रा। सो यहाँ पे ढिंगरी वेल्स बेसिकली हमारा एक लोकल वर्ड है, इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारी कुछ वेल्स होती हैं, ट्यूबवेल्स, ढिंगरी वेल्स मतलब जो गहरा में जाएगा, जो गहरी गहरी सी होगी उसको बोलेंगे, हमारा लोकल वर्ड है। सो यही सब चीज़ें यहाँ पे हम इनसे इरीगेशन करते हैं। अबाउट अगर हम बात करते हैं सभी चीज़ों की, मतलब इतना एकड़ लैंड है या इतना कुछ है, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली बताया हुआ है कि हमारा जो 7,09,795 एकर्स जो है वो केनाल से होता है। हालांकि जम्मू में 2,19,778 एकर्स है एंड इन कश्मीर कितना है 4,86,072 एकर्स एंड लद्दाख में 3,945 एकर्स। देख सकते हैं इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस और ये कितना कम है। सो अगर जम्मू की कैनाल्स की बात करें तो रणवीर कैनाल, प्रताप कैनाल, कठुआ कैनाल, तवी कैनाल, धुअर कैनाल, परगोल कैनाल, उज कैनाल, बसंतपुर कैनाल, रायगढ़ कैनाल, रवि कैनाल, बहुत सारी कैनाल्स हैं। नदियों के नाम पे इनके नाम पड़े हुए हैं। जो लोग जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, इनहैबिटेट हैं वहाँ पे, उनको इसके नाम अच्छे से पता होंगे। कश्मीर की बात करें तो मार्टन कैनाल, जेनगीर कैनाल, लखुल यानी कि पोहरू, दादीखुल, लिदर, सुंभलखुल, सुखनाग, देन नंदीखुल जिसको विशु बोलते हैं, देन अवंतीपुरा खुल, लिदर बोलेंगे इसको भी, ऊपर भी हमने पढ़ा था दांदीकुल को लिदर बोल रहे थे। सो जंदापुरा खुर दैट इज़ विशु एंड ऋषिपुर केनाल। सो ये जितने भी केनाल्स के हमने नाम बताए लोकली इन्होंने आगे भाषा में बताया कि उनको क्या बोलते हैं और इनके नाम हमें पढ़ने में परेशानी है क्योंकि बिकॉज वी नेवर रीड दिस टाइप्स ऑफ नेम्स आर्लियर, ये हमारे लिए न्यू होता है। सो लद्दाख रीजन की बात करें, अब तो यूनियन टेरिटरी का वैसे पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी बात करें तो ये ज़्यादातर अजीब से ही इनके नाम है। चुशोत मायूर, दिक्षे मायूर, कंगराल केनाल, खरबू ठैंग, जंगला केनाल, खसकर केनाल, खूरबथैंग केनाल, मतलब अजीब से नहीं है, हालांकि उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनको समझ आ जाएंगे लेकिन हमारे लिए जो कि हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें इतना इसमें मतलब समझ नहीं आ पाएगा। सो वीडिंग मतलब कि अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। अब वीडिंग मतलब उनको बाहर कैसे निकालें, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। वीड्स आर द इनडिजायरेबल प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड्स। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट होता है। हमारी जो भाषा है इसमें हम जिसको बोलते हैं हो, जिसकी मदद से हम कुछ भी करते हैं, मतलब हमारे वीड्स को बाहर निकालते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी क्रॉप के साथ बराबरी करने की कोशिश करते हैं और सेम खर्चे में पलते हैं जितना कि क्रॉप प्लांट को हमें देना पड़ता है। और हालांकि हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं होते, कुछ भी इनका मायना नहीं होता जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं और इसी कारण से ये सेम खर्चे भी उगते हैं और इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो यील्ड है क्रॉप की वो भी कम हो जाती है। वीड्स को हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारी ट्रॉवल्स यानी कि खुरपी हो यानी कि जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, फिगर में आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, हारो, जिसको आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर्स के पीछे लगा होता है, ताकि क्या हो सके हम, या फिर तो इन चीज़ों से बाय हैंड हम इनको रिमूव करेंगे और बाय सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर वहाँ पे हम कोई वीडीसाइड्स को स्प्रे कर देंगे। वीडीसाइड हो गया, साइड मतलब मारना, वीड मतलब वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स। सो केमिकल जैसे कि 2,4-D, सो इसको बोलेंगे डिक्लोफ, इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं डिक्लोरोफनेक्सी एसिटिक एसिड इसमें होता है, और इसको बोलेंगे सैमाजाइन भी इसमें यूज़ किया जाता है। और कुछ स्प्रिंग एप्लायंसेस हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं इन केमिकल्स को अप्लाई करने के लिए, स्प्रे करने के लिए। अब है क्रॉप प्रोडक्शन, तो हमने यही पढ़ा, वीडिंग के बारे में इतना कुछ डिटेल में है नहीं है, इसमें बस केमिकल्स के नाम है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वीडीसाइड्स। सो वीडिंग की बात करें तो बाहर उनको निकालना। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोटेक्ट कैसे करें? क्रॉप यील्ड इज अफेक्टेड इफ द प्लांट्स आर अफ्लिक्टेड विद सम डिजीज और अटैक्ड बाय पेस्ट। अभी क्रॉप यील्ड यानी कि हमारी क्रॉप का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी अगर वो उसका जो मतलब प्लांट है वो ख़राब होगा यानी इन्फेक्टेड होगा। अफ्लिक्टेड का मतलब होता है इन्फेक्टेड, तो अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो बड़ी परेशानी आ जाएगी। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पैरासिटिक फंजाई इंसेक्ट सच एज लोग। पैरासिटिक फंजाई मतलब कि जो उनके ऊपर ग्रो करेगी और उनका न्यूट्रिशन तो छीन लेगी लेकिन उनको कुछ भी नहीं देगी।
इंसेक्ट जिसकी लोकस्टस, जिसको हम टिड्डी बोलते हैं, अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी टिड्डी ही बोलेंगे। ग्रास होपर को टिड्डी बोलेंगे और रोडेंट्स को बोलेंगे मूषक। तो मूषक मतलब कि जैसे रोडेंट होते हैं ना, जो छोटे छोटे से गिलहरी हो गई, जैसे स्क्वेल, रैट हो गया, माउस हो गया, इनको ही बोलेंगे रोडेंट्स। तो जैसे कि रैट ये बहुत ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड करते हैं हमारी क्रॉप को, आइदर एज अ प्लांट और इन स्टोरेज, या फिर तो वो प्लांट में हो या फिर स्टोरेज, मतलब बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं ना हमारी इस बार फसल को टिड्डी लग गई, फसल ख़राब हो गई, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनको हमें कम करना चाहिए। अभी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेस्ट, वीड एंड डिजीजेज डन इन वेरियस वेज। पेस्ट की बात करें, यानी कि जो वह उनके ऊपर रह रहे हैं, पेस्ट मतलब पेस्ट, यानी कि पेस्टिसाइड इसको मारने के लिए यूज़ करते हैं, वीड या डिजीज़, ये अलग अलग तरीक़ों से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते, मतलब इनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड जो है वो प्लांट के ऊपर मतलब किए जाते हैं स्प्रे, ताकि वो पेस्ट से बचे रहें। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट के लिए, वीडिसाइड्स वीड्स के लिए। सो इंसेक्टिसाइड्स लाइक द मैलाथियोन, डाइमिथ्रियोन, पॉलीथियोन, ये है कॉमन यूज़ में, यानी कि मैलाथियोन, डाइमिथ्रियोन, पॉलीथियोन ये कॉमन यूज़ में है। और ये इंसेक्टिसाइड्स पेस्ट को ख़त्म तो करते हैं, लेकिन उनके लावा को भी ख़त्म करते हैं, बट दे डोंट अफेक्ट द प्लांट्स। एंड यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि प्लांट्स के लिए सेफ हैं ये। द पेस्टिसाइड्स कैन बी अप्लाइड आइदर एज डस्ट और स्प्रेज। तो डस्ट यानी कि मतलब ऐसे आता है पाउडर टाइप में, उसको आप स्प्रे मतलब ऐसे फेंक सकते हो, फैला सकते हो, स्कैटर कर सकते हो। स्प्रे यानी कि स्प्रे जैसे आती है परफ्यूम में भी स्प्रे होती है, वैसे भी आप ले सकते हो। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेइंग की वैरायटी आती है, डस्टिंग इक्विपमेंट यानी टूल्स भी मिलते हैं मार्केट में हमें। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि टाइम कब हमें स्प्रे करना है ये बहुत ज़रूरी रहता है। अभी फसल में आपका कीड़ा नहीं लगा, आपने पहले स्प्रे कर दिया, तो जब वो लगेगा तब तक तो फसल ख़त्म हो चुका होगा, और हालांकि वहाँ पे नहीं था तो कुछ हद तक तो वो प्लांट को अफेक्ट ज़रूर करेगा, श्योरली इट विल अफेक्ट द प्लांट। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी हम क्रॉप को या किसी भी चीज़ को करते हैं, स्प्रे करते हैं उसके ऊपर, तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम ग्लव्स और मास्क वगैरह लगा के करते हैं। मुझे आपका नहीं पता, बट हमारे एरिया में तो मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो करते हैं। सो ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट जिनको हम मार्केट से बाय करते हैं, परचेज कर सकते हैं, खरीदते हैं, उनके ऊपर ज़्यादातर कोटिंग होती है पेस्टिसाइड की, इसलिए बोलते हैं कि उनको खाने से पहले हमेशा धोना चाहिए। फील्ड की बात करें तो कुछ बर्ड्स और कुछ मैमल्स हैं, वो भी हमारी क्रॉप को खा जाते हैं, और सो दे आर टू बी फ्राइटेंड अवे फ्रॉम द फील्ड। सो क्या है कि इसकी वजह से उनको फील्ड से भगा देना चाहिए, और इसके लिए फार्मर ज़्यादातर स्कैरक्रो, फिगर आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, स्कैरक्रो नहीं होता जो मतलब उन्होंने बनाया होता है इंसान की तरह, कपड़े पहनाते हैं उसको अपने और इस तरह से कुछ बनाते हैं वो उसका। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई है फसल की, अब सब कुछ हो गया, प्रोटेक्ट भी हो गया, सब हो गया, अब काटना तो पड़ेगा एंड में। हार्वेस्टिंग, द रबी और खरीफ क्रॉप्स आर राइप एट द एंड ऑफ द सीजन। अभी रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी वर्ड याद रखेंगे, रबी और खरीफ हमने पढ़ा था। When the fruits or grains are golden in color, they are ready for harvesting। कभी देखा आपने ग्रीन कलर का बाहर से व्हीट और बोला भाई किसान ने काट दो, भाई काट दो फसल, अभी हमें चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यही है कि वहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई गोल्डन कलर में जब वो होगा, अब जब मक्की का रंग भी बाहर से अभी ग्रीन है तो तब काटेंगे, लेकिन जब उनको लगेगा कि वो पूरा पक गया, गोल्डन कलर में हो गया, तो वो तभी उसको काटेंगे। नाउ इस ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कटाई हो रही है फसल की। नाउ व्हाट इज अ लोड ऑफ मशीन्स और ऑल्सो यूज्ड। अभी हमारे यहाँ पे मौसम चल रहा है मक्की का, एंड अभी यहाँ पे एक न्यू मशीन मैंने सुना आई, जैसे कि पहले होता था हम लोग का जो उसका कॉर्न के अंदर वाला जो पार्ट होता था उसको मतलब अलग करना पड़ता था ग्रेन से बाय हैंड, लेकिन अब क्या हो रहा है, चाफ अलग हो रहा है, जो हमारा फॉडर होता है या हस्क होता है वो अलग हो रहा है, उसके बाद हमारा ग्रेन्स अलग हो रहे हैं, और जो उसका इंटरनल पार्ट है वो भी अलग हो रहा है। सो इट इज़ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी टू। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। मैच्योर मतलब प्रॉपरली ग्रोन, फुली ग्रोन क्रॉप को जब हम फील्ड से लाते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सिंपली बोल सकते हैं to cut and gather the crop. This may be done either by hand or with a sickle or with machines known as combines or harvesters. So बात करें अगर इन सभी चीज़ों की, तो हम या तो सिक्कल यानी दराठी बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में, जम्मू कश्मीर में तो यही बोलते हैं, अभी बाकी का मैं तो बात गई नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे। सो बाय हैंड या फिर तो उनको काटते हैं, या फिर तो कंबाइंस या फिर हार्वेस्टर्स की मदद से काटेंगे। इसकी फिगर यहाँ पे इन्होंने नहीं दी हुई है तो मैं आपको बता ही दूँगी। चलिए, इन इंडिया देर आर 2 मेन सीजन्स फॉर कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। यहाँ पे आ गया डिटेल में खरीफ एंड रबी। तो खरीफ क्रॉप जो है जून जुलाई में हम इनको मतलब करते हैं, लगाते हैं, यानी कि रेनी सीजन में इसको लगाते हैं, और हार्वेस्ट करते हैं मानसून सीज़न के बाद यानी रेनी सीज़न के बाद, और इन सितंबर एंड अक्टूबर, यानी सितंबर अक्टूबर ही है जब वो टाइम होता है जब मानसून ख़त्म हो चुका होता है। राइस जो है ज़्यादातर खरीफ क्रॉप है। रजौरी वाली साइड जो लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले गए होंगे इस टाइम पर उन्होंने देखा होगा।
रबी क्रॉप जो है अक्टूबर टू सितंबर में इसको हम लगा देते हैं, इसके बीज बो देते हैं और मार्च और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। सो वीट इज़ मेनली द रबी क्रॉप, लेकिन अगर हम अच्छी तरह से इरीगेट करें किसी एरिया को तो वहाँ पे एज अ रबी क्रॉप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स वीट इज़ अ रबी क्रॉप, ये पिक्चर दिया। सो हार्वेस्ट फेस्टिवल, द फेस्टिवल तो भाई सबको पसंद है, लोहड़ी हो, बैसाखी हो, पोंगल हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, मतलब पसंद तो सभी को है ना फेस्टिवल। बहुत ज़्यादा फेस्टिवल है इंडिया में, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, बिहू, बहुत ज़्यादा हैं। हार्वेस्ट टाइम से भी एक रिलेटेड ये हैं। सो फार्मर्स इन्जॉय दीज फेस्टिवल्स आफ्टर सीइंग द क्रॉप फ्लोरिशिंग वेल। तो फार्मर्स को लगता है हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर रही है, अच्छे से फ्लोरिश कर रही है, और काटने के बाद या कटाई के टाइम पे ही वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी पंजाब, जम्मू कश्मीर, हम देखते हैं ना बैसाखी बनाते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर में, बड़े ढोल बाजे लेके आते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, मक्की खाते हैं, मज़े आते हैं, सभी बात है। अभी लॉकडाउन है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। थ्रेशिंग, द स्टेम्स ऑफ व्हीट, पैडी और मीज आर कट। जो स्टेम होती है यानी कि जो कोई पार्ट होते हैं जहाँ से उसको काटते हैं, वो क्या होती हैं कि उनको काटते हैं और उसके बाद उसका हे बनाया जाता है, जिसे चाफ भी बोल सकते हैं, हस्क भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोलिए उसको, मतलब सूखा घास बनाते हैं उसका, और आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाय थ्रेशिंग। चाफ बता दिया, हस्क ऑफ कॉर्न, यानी कि मैंने बताया अभी क्या होता है। तो थ्रेशिंग, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम प्लांट इज़ द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। और ज़्यादातर ये इसको मैनुअली, ग्रेजुअली, मेनली जो भी बोल सकते हैं, रेगुलरली इसको मशीन के साथ करते हैं जिसको थ्रेशर बोलते हैं। और अगर मॉडर्नाइज वे में बोले तो कंबाइन बोलेंगे, होता है ना, मॉडर्नाइज वे आ गया है, थ्रेशर है। पहले भी तो हाथों से चलाते थे, वे निकालते थे, हाथों से सब करते थे। आजकल मशीन आई हुई है, बस करिए, डालिए और निकालिए बाहर, मज़े लीजिए अपनी ज़िंदगी के, कोई काम नहीं। विनोइंग मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक इज़ विनोइंग। तो विनोइंग होता है ब्लो विंड टू रिमूव चाफ फ्रॉम ग्रेन्स, मतलब कि हमारी मतलब हवा की मदद से हमें अपने जो फॉडर है या जो भी हमारा हस्क है जो भी था उसको बाहर निकाल देना हमारी ग्रेन से। द ग्रेन सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग नीड टू बी विनोड। जो ग्रेन्स को हम सेपरेट करते हैं थ्रेशिंग से, उसको विनो करना बहुत ज़रूरी होता है। विनोइंग क्या करता है, हमारे चाव से सीड को अलग कर देता है, हमारे हस्क से सीड को अलग कर देता है। और विनोइंग की प्रोसेस में जो सीड है बीइंग हैवी, कोई भी चीज़ हैवी होती है तो वो नीचे गिर जाएगी, अलग साइड में हो जाएगी, और जो चाफ है वो थोड़ा सा दूर जाके विंड की मदद से चला जाएगा। ये हमने लाइव भी बहुत बार मैंने ये प्रोसेस देखा हुआ है, और हमें पता है ना जब ये टाइम आता है ये सब का, तो हम जब स्कूल जाते थे ना, हम देखते हैं यार बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाता है डस्ट टाइप में, और गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अगर आएगी तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए घर में रहिएगा। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अभी ग्रेन्स को स्टोर तो करना है। स्टोरेज मीन्स कीपिंग द हार्वेस्टेड फ्रूट टिल दे आर टेकन फाइनली टू द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर तक तो जाएगा, एक जगह पे भाई फार्मर ने उगाया वो सारा थोड़ी खा सकता है। अभी अगर उसका इतना मन हो गया, अभी ये 1 मन खा गया, 2 मन खा गया, उससे ज़्यादा थोड़ी खा सकता है। तो वही बात है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंसान कितना 1 क्विंटल खा सकता है, उससे ज़्यादा तो एक मतलब लिमिट होती है। तो वही बोल रहे हैं कि तो बेसिकली हम भी वहीं से ख़रीदते हैं। तो वो स्टोरेज का एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है जब स्टोर किया जाता है। हालांकि हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं जब टाइम होता है तो तभी कस्टमर्स हमें मिल जाते हैं, लोगों को मिल जाते हैं। तो सीड को प्रॉपर हम बर्ड्स, इंसेक्ट, रोडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब पढ़ा था हमने, जैसे कि हम उसको बचा के रखते हैं ताकि अगर आने वाले टाइम पे कभी प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको बचा के रख सकें। सीड्स कैन बी दस स्टोर्ड इन कैले लिखा हुआ है, यहाँ पे क्ले आएगा, यहाँ पे कैले लिखा हुआ है, क्ले आएगा। पॉट्स में, वूवन बास्केट में करते हैं ना वो, मतलब शहतूत मलबरी ट्री की जो वो लेते हैं लकड़ियाँ और उसे बनाते हैं बास्केट, उसमें स्टोर कर सकते हैं, होल्स में स्टोर कर सकते हैं ग्राउंड में बनाकर। उसके बाद सीड को हम बार्न या ग्रेनरी, बार्न भी एक किस्म का स्टोर हाउस भी होता है जहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर सीमेंटेड हॉल, सीमेंट से बने हुए हॉल जिसको गोडाउन्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा सालों तक इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। दीज गोडाउन्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल पेस्ट, दे कैन बी फ्यूमिगेटेड बाय पेस्टिसाइड। सो क्या है कि ये जो गोदाम्स होते हैं ना, इनको एनिमल पेस्ट से बचा के रखना चाहिए। और फ्यूमिगेटेड, तो ये तो कैसा अजीब सा वर्ड आ गया, इसको बोलेंगे डिसइंफेक्ट। बाय द वे शुगर है निकल गया मुंह से, डिसइंफेक्ट। सो डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए इनको हमें। सो क्या है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ दिनों तक और उसके बाद उसको स्टोर कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे से ड्राई करना चाहिए सूरज की रोशनी में भी। तो देखते हैं हम लोग, हमारे पेरेंट्स, गार्डियंस, दादा दादी, नाना नानी, मामा जो भी है, तो वो क्या करते हैं सारे के सारे पहले इस क्रॉप को सुखाते हैं, मतलब दाने निकल गए सुखाएंगे। हमारी आदत होती थी, हम अब बेसिकली अभी तो नहीं उगाते, जब पहले उगाते थे मेरी एक आदत होती थी, जब वो ग्रेन्स रखते हैं ना हम उसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर एक दूसरे को फेंकते, तो बहुत मज़ा आता है वो करने में। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए बिकॉज फूड इज़ वेरी प्रेशियस। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, एट प्रेजेंट इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय अबाउट 20 मिलियन एवरी ईयर। अगर प्रति साल बात करें तो 20 मिलियन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़नी चाहिए और बढ़ भी रही है। लेकिन
30 साल पहले इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन और हम 45 टन ऑफ स्टेपल फूड, यानी कि जो हमारा मेन फूड, जो हमारा वहाँ प्रॉपर एरिया का फूड, मूल खाना होता था, मूल लिख देती हूँ, मूल हमारा जो भोजन था, वही भोजन भी लिख देती हूँ, भी कुछ को समझ नहीं आएगा, भोजन। और पॉपुलेशन इज़ ओवर, अभी अगर बात करें तो ओवर 1000 मिलियन पीपल है और हम लोग 145 मिलियन टन प्रोड्यूस करें। गाइस अभी जल्दी से जाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि क्या है आज की हमारी पॉपुलेशन, आज की कितनी है। हाउ डिड दिस इंक्रीज ऑफ 100 मिलियन टन क्रॉप कम अबाउट, कैसे आया होगा। वी हैव टू ऑफकोर्स ब्रॉट एडिशनल लैंड एरिया, हमें पहले फॉरेस्ट को काटना पड़ा होगा, घरों को भी कुछ तोड़ना पड़ा हो, मे भी ऐसा हो भी सकता है। तो 15% जो हमारा है तो उसको हम प्लो करते हैं कुछ फ्यू डिकेड्स में, 15% हमारा बहुत ज़्यादा, जो पहले था उसमें से 15% और ऐड हो गया। और जो ज़्यादातर फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या हैं, नीचे दिए हुए हैं। पहला है प्लांट ब्रीडिंग। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, जो भी है ये हाइब्रिड का यूज़ करते हो ना आप लोग, हाइब्रिड यूज़ करते हो, मैं भी करती थी पहले पर अब नहीं, अब तो मैं क्रॉप उगाती नहीं हूँ। बिटवीन टू वेराइटी ऑफ प्लांट्स टू ऑब्टेन अ न्यू एंड बेटर एडॉप्टेड वेराइटी। सो बात कर अडेप्टिव वेराइटी, तो क्या है कि अगर बात करते हैं इस टेक्निक की, तो उसमें क्या होता है, हाइब्रिड के प्लांट्स को हम उगाते हैं, 2 वैरायटी के प्लांट्स को हम इकट्ठा करते हैं ताकि एक अच्छी प्रॉपर और बेटर हम एक वैरायटी निकाल सकें। द एंथर्स ऑफ वन प्लांट आर रिमूव्ड बाय अ फोर्सेप्स बिफोर दे मैच्योर एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। तो क्या होता है, हमारे जो एंथर्स होते हैं उनको हम, जो प्लांट का बीच वाला पार्ट होता है ना, स्टैमेन पढ़ा होगा क्लास 7th में, अगर नहीं पढ़ा तो जाके देख सकते हैं। सो अगर आपको अलग वीडियो चाहिए उसके ऊपर तो डू कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, तो बता दीजिएगा मुझे अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो। सो विथ पोलन, यानी कि पोलन, जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको एंथर बोलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम ट्विज़र्स होते हैं ना हमारे, उसके हाथ से निकाल देते हैं इससे पहले कि वो मैच्योर हो जाए और पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर दें। सो ये क्या है हमारा, दिस इज नाउन एज emasculation, इसको बोलते हैं emasculation. Then the pollen grains of another plant are dusted over the stigma of this flower to bring about cross pollination. Cross pollination के बारे में पढ़ा था हमने 7th क्लास में भी, and that was also very interesting. तो pollen grains को फिर another plant के ऊपर डस्ट कर दिया जाता है। सो क्या है कि मैच्योर होने से पहले ही उनको, मतलब प्रोड्यूस तो हो चुके होते हैं लेकिन अच्छे से मैच्योर होने के, भाई उसको टाइम लगता है पूरा, मतलब प्रॉपर ग्रो करने के लिए, तो उसके ऊपर डस्ट कर दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब छिड़का जाता है और उसके बाद जो स्टिग्मा है उसको फिर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इमैस्कुलेशन इसको बोलते थे, ऊपर पढ़ा हमने। ये जो प्लांट है अब क्रॉस ब्रीड करवाया जाएगा और इसको बार बार रिपीट कराया जाएगा ताकि अच्छा स्टॉक भी और अच्छा वैरायटी भी प्रिपेयर हो पाए, यानी कि अच्छा स्टॉक, अच्छा चीज़ होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही बनेगा। सो क्या है, ये वैरायटी है, इसके डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं और इसको बहुत ज़्यादा डिजीज़ से हम मतलब इसे बचा सकते हैं किसी भी चीज़ को। द इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ वीट, राइस एंड वेरियस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बहुत ज़्यादा आते हैं, हम देखते हैं ना बहुत बड़े बड़े किन्नू, बहुत बड़े बड़े से हमारे वो आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनियन आते हैं, गार्लिक। तो वहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे प्रोसीजर्स कंटिन्यू करवाए जाते हैं ताकि सब कुछ चीज़ें हो पाए। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, याद रखिएगा, ये क्या करती है, न्यू वैरायटी निकालती है, वीट, राइस, बहुत ज़्यादा। क्या अभी जैसे बासमती की चावल खाते हैं बड़े हम लोग, वो भी शायद कुछ होगा, अभी शुरू से तो ऐसा नहीं करते थे ना हम लोग, लेकिन पता चला धीरे धीरे। और जो ये चीज़ें हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारी क्रॉप इंक्रीज़ हो सकती है। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट में टॉपिक में बात करेंगे सॉइल इंप्रूवमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हैं, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। अगर रात को देख रहे हैं तो हैव गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। तो गाइज ये था आज का वीडियो, अगर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया तो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे वंस अगेन, बाय।